अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ से शुरू करेंगे। ईरान ने स्लो ड्रोन से इसराइल पर हमला कर दिया है। ईरान रिटेलिएट कर रहा है जब उनकी कॉन्सुलेट को इसराइल की तरफ से सीरिया में तबाह किया गया था। ये जो ड्रोन्स हैं स्लो हैं जी, कुछ घंटे लगेंगे रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको इसराइल पहुंचने में। ईरान को वार्न किया गया था यूएसए की तरफ से कि डोंट, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो बाइडन के कि जी डोंट डू दिस। लेकिन उन्होंने स्टिल ये मामला किया। चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से एस्केलेशन ना हो मामले की, उनको रिक्वेस्ट की गई कि जी थोड़ा सा आप ठंडे रह लें, लेकिन ईरान ने जो मामला एग्जीक्यूट करना था वो उनकी तरफ से किया गया है। अब नेतन्याहू ने इस बारे में ये कहा था कि अगर किसी दूसरे मुल्क से इसराइल हम पर अटैक करता है तो ठीक है, लेकिन अगर ईरान ने डायरेक्टली अपने मुल्क से हमारे ऊपर हमला किया तो उसका फिर जो है कॉन्सिक्वेंसेस बुरे होंगे। और यूएसए की तरफ से ये बात थी कि 100% सपोर्ट हमारी इसराइल के साथ है। कतर कुवैत की बात करें तो उन्होंने अपनी बेसिस देने से मना कर दिया है यूएसए को, इसराइल को, ईरान के अगेंस्ट। तुर्की ने अपनी एयर बेस देने से मना कर दिया है और तुर्की को अच्छी खासी जो है तनकीद का सामना करना पड़ा है इस वजह से, क्योंकि तुर्की एक नेटो मेंबर है, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। और डोंट फॉरगेट कि जो नेटो है उसकी उसमें यूएसए के बाद दूसरी बड़ी जो मिलिट्री है वो तुर्की के पास है। तो इस लिहाज से उन्होंने, लेकिन किसी तरह के अब बाइंड जो है करता हो गए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत। आपको कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि सारे मुल्क एक साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। लेकिन तुर्की ने किसी तरह की भी पार्टिसिपेशन से हाथ उठा लिए कि सर जी हमें आप आउट ही समझें। तो ये फ़िलहाल जो है वो मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से ईरानी प्रेसिडेंट को कॉल की जाती है, उनको दावत दी जाती है कि जी आप हमारे मुल्क में आएँ, दौरा करें। कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स हैं इस सारी चीज़ को देखने के, क्योंकि अभी ये बातें चल रही हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने लगी है। ईरान पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्टेट है। शायद ही कोई स्टेट इतनी डिप्लोमेटिक हो जितना ईरान है। जहाँ पर उसका खुद का फ़ायदा होता है, उसके खुद के गेम्स होते हैं, वहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट ईरान से कि वो बहुत से मामलात कर सकता है। इसमें एक चीज़ ये है कि कासिम सुलेमानी के जनाजे पे जिस तरीके से अटैक हुआ था उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर आया कि रिटेलिएट करना है आपने, कहीं पे भी किसी भी तरीके से आपके अवाम है जो आपको लुकअप कर रही है। तो उन्होंने पाकिस्तान समेत 2 और मुल्कों में जाके अटैक कर दिया, मामला जो है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद जो है यूएस बेस के ऊपर ईरान की तरफ से जब रिटेलिएशन की गई थी, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रंप इंटरव्यू जो अपने अल्फाज में वो बता रहे हैं कि ईरान ने पहले ही हमें फ़ोन करके बता दिया था कि हमने इस बेस पे किस वक्त हमला करना है, तो वो जगह खाली कर दें। ठीक है जी। तो वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है यूएसए के, कि यू एक्सपेक्ट ईरान टू बी हॉस्टाइल। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ईरान बड़ा ही जारहाना रवैया रखेगा, बट दे रिस्पेक्टेड मी एंड आई रिस्पेक्ट दैम। उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट की और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये जो है ईरान है। तो इस तरीके से इस वक्त एक साइड है। अगर आप इसराइल की साइड देखें तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को इस सारी वॉर में, अभी जो मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था कि रफ़ा में एंट्रेंस होने लगी है उनकी, अकॉर्डिंग टू द उनके प्लान्स के मुताबिक उन्होंने डेट भी सेट कर ली थी। रफ़ा वो जगह है जो आखिरी आखिरी रिफ्यूज है इस वक्त गज़ा के लोगों की, पैलेस्टीनियंस की। और 1 मिलियन से ज़्यादा इस टाइम वहाँ पर सिविलियंस मौजूद हैं। और हमास को एलिमिनेट करने के लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक रफ़ा में आईडीएफ एंटर होगी, ग्राउंड इन्वेजन करेगी अपने टैंक्स वगैरह वगैरह लेके। और ओबियसली फिर जो मामला हमने पहले भी वॉर में देखा है, तो वो उस तरीके से सिचुएशन जाएगी इसराइल की, पैलेस्टाइन की। और इस सारी चीज़ में एक और जो नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर है वो उनकी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, उनके अपने मिनिस्टर्स की तरफ से है कि अगर आप रफ़ा में एंटर नहीं होंगे तो फिर जी आपको अगला मैंडेट नहीं मिलेगा, आप इलेक्शंस नहीं जीत सकेंगे। तो ये कंपल्शन है, आपने रफ़ा में एंटर होना है नो मैटर व्हाट। लेकिन यूएसए ने इसराइल को मना किया था कि आप एंटर मत हो रफ़ा में। अगर आप ये रफ़ा में जाएंगे तो यू आर ऑन योर ओन, फिर आपको हमारी कोई सपोर्ट नहीं है, फिर आप जाने और फिर रफ़ा जाने और आपकी जो भी इस वक्त वहाँ पर जो लड़ाई चल रही है वो सारी चलेगी। और ये पहली दफ़ा नहीं है, यूएसए ने इस सारे 6 महीने की 7 अक्टूबर से ऑनवर्ड बहुत दफ़ा इसराइल को जो है अपनी पॉलिसी चेंज करने से मुतलिक रिक्वेस्ट किया था कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे कर लिया जाए। लेकिन इसराइल ने अपनी पॉलिसी ही चलाई है, यूएसए की पॉलिसी नहीं चलाई। बल्कि उनकी तरफ से ये तक बयान दे दिया जाता है नेतन्याहू की तरफ से कि यूएसए से हमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, एक वो वाहिद कंट्री जो आपको सबसे ज़्यादा 100% सपोर्ट कर रही है, उससे मुतलिक इसराइल का ये कहना था। लेकिन
इस वक्त रफ़ा में एंट्रेंस जो है वो सेकेंडरी हो गई है, क्योंकि इसराइल का अपना डिफेंस सिस्टम सारा ईरान के ऊपर फोकस कर रहा है। तो अगर आप सोचें कि जी आप इवन यूएसए की तरफ से ही प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को आप कहें कि बस बहुत हो गई, वॉर ख़त्म करो, ओके ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं करनी, तो वो आगे से आपको लगता है कहेंगे कि ओके ठीक है, अब आपने कह दिया तो मैं वॉर ख़त्म कर देता हूँ। इस तरह तो उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल ही ख़त्म, उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो तो ज़ीरो के ऊपर आ जाएगा। तो देयर हैज़ टू बी समथिंग बिग टू एंड द गजा वॉर। तो ये जो इस वक्त ईरान की तरफ से और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हालांकि जो इस वक्त आप न्यूज़ वगैरह में देखेंगे तो यही मामला है कि जी वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है, ये एक जंग शुरू हो रही है। लेकिन मेरे एनालिसिस के मुताबिक प्रॉबली ये शायद एक जंग ख़त्म हो रही है। गज़ा वॉर को ख़त्म करने की, उसकी एंडिंग के लिए देयर हैज़ टू बी अ स्टेज हैज़ टू बी सेट, और उस स्टेज को इस तरीके से सेट किया गया है। ये एक हद से ज़्यादा आई डोंट थिंक कि एस्केलेट करेगी, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चीज़ें जाएंगी। बट ये सिर्फ एक एनालिसिस है, क्योंकि जंग जो है वो किसी को बता शुरू तो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, लेकिन कंट्रोल में नहीं रहती है। बट आई डोंट थिंक सो कि दुनिया की अभी सुपर पावर्स के किसी के भी इंटरेस्ट में वर्ल्ड वॉर है, ना वो चाहते हैं कि इस वक्त हो। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। कुछ घंटे लगेंगे, और ये रिपोर्ट्स में है कि जो साइबर अटैक भी किए जा रहे हैं इसराइल के ऊपर, उनकी आयरन डोम को मेल फंक्शन करने के लिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से उनका एयर डिफेंस काम ना कर सके। और इन स्लो ड्रोन से मुतल्लिक भी ये कहा गया है कि ये सिर्फ एक जो है स्टार्टिंग है, कि जब तक ये इसराइल पहुंचेंगे और उससे उनका जो है वो फंक्शन, उनकी जो रेडार है उसके ऊपर उनकी जो डिफेंस है वो डिस्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद ईरान प्रॉपर मिज़ल से अटैक करेगा। ये आपको वक्त बताएगा जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। हो सकता है ड्रोन्स जो है वहाँ तक पहुँच गए हों। पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो पशीन में 6 जमातों की तरफ से तहरीक चलाई गई है हुकूमत की अगेंस्ट। पशीन में ये जलसा हुआ है, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व थी, मेनली तो वो थी, बाकी 5 पार्टीज़ और हैं। और उनमें जो है इमरान खान को आज़ाद किया जाए, और इस हुकूमत को जो कि मैंडेट चोर है और जो कि 47 फॉर्म के साथ बनी है, उनको हटाया जाए। इस बेस के ऊपर जो था इनका ये तारीखी तहरीक चलाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अल्फाज में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 10,000 की स्पेस रखी गई थी जलसा गाह में, और पहुँचे जो हैं 2,000 3,000 या ऑलमोस्ट राउंड अबाउट इतने ही लोग थे। इसमें 2 फैक्टर्स जो हैं उन्होंने काम किया। एक तो वहाँ पर मौसम बहुत ख़राब था, बारिशें बहुत सख्त हो रही हैं बलूचिस्तान में, बल्कि आसमानी बिजली गिरने से कुछ जो है लोग बेचारे जाँ बाग भी हो गए हैं। तो इस हद तक का मौसम ख़राब आप इमेजिन करें। और साथ साथ जी जो 144 दफ़ा नाफिज कर दी गई थी उधर। तो मल्टीपल फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन स्टिल लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन एक तीसरा फैक्टर भी है जो इस वक्त शायद कुछ लोगों के जो है वो जहन से निकल गया, और वो कोयटा के कल का हमला है। कि जिस तरीके से कल 9 लोगों को बस से उतार के गोली मार दी जाती है। हालांकि वो एक देखने में तो एक रेसिस्ट सारा अटैक बनाया गया है, क्योंकि वो सब लोग पंजाबी थे। उनका ताल्लुक जो है मंडी बहाउद्दीन, वज़ीराबाद और एक और सिटी है आई थिंक गुजरांवाला, इन 3 सिटीज़ से उन लोगों का ताल्लुक था। और उनको सिर्फ उनके आईडी कार्ड देखे कि अच्छा पंजाबी, और उनको गोली मार दी गई है। तो इसको बनाया तो एक रेसिस्ट पर्सपेक्टिव से इसको देखा जा रहा है, लेकिन इसका रेसिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत ज़्यादा ये वाक़यात बलूचिस्तान में हुआ करते थे पंजाबियों के अगेंस्ट, कि जी देखा, पता लगा पंजाबी है, गोली मार दो। लेकिन अब ये चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं, और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जिस टाइम पे ये हमला हुआ है, इसका अपेरेंटली तो आप पंजाबी बलोची जो है एक तज़ाद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल मोटिव है वो इससे काफ़ी अहेड था, वो इससे काफ़ी डिफरेंट था। वो आपका पशीन का जलसा था एक्चुअली में। हो सकता है कि उसको भी थोड़ा सा जो है टारगेट करने की कोशिश की हो। बलूचिस्तान में इन जनरल सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा है, अगर आप इस अटैक को इसके साथ रिलेट नहीं भी करना चाहते तो स्टिल। लेकिन इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। ये तहरीक का जो इन्होंने तारीखी तहरीक शुरू की है अभी, ये 6 जमातों की तरफ से हुकूमत के अगेंस्ट, जो ईद के बाद रिज्यूम होनी थी और हो गई है, किक स्टार्ट की है। तो ये उनकी सिर्फ अभी शुरू है। अभी आप इसको फ्लॉप या हिट ना कहें कि जी अब तो ख़त्म हो गया, जी आप तो हार गए, चाहे हुकूमत जीतेगी, हुकूमत पावरफुल है, नहीं। ये अभी शुरू है सिर्फ। अभी वक्त के साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा कि मामला कितने अच्छे कितने बुरे जा रहे हैं। जलसे के दौरान डीजल के नारे भी लगाए गए, जिस पर शेर अफजल मरवत इन्वॉल्व होते हैं, और उनका कहना था कि डीजल के नारे ना लगाएं, दरअसल हमारी उनसे बातचीत चल रही है। इस वक्त मुल्क पर एक जारियाना हुकूमत कायम है। आज का जलसा एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत के खिलाफ है। ये जलसा इस तरीके से आज का जाता है। अकॉर्डिंग टू
पॉलिटिकल एनालिस्ट, अगर मौसम बेहतर होता तो 5 से 6 हज़ार बंदा इजीली वहाँ उस जलसागाह में मौजूद हो सकता था, लेकिन टेबल की किस साइड पे आप बैठे हैं उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रो पीटीआई के लोगों की बातें सुने तो वो कहेंगे जी जलसागाह भरा हुआ था, पाँव रखने की जगह नहीं थी, और अगर आप दूसरी साइड को सुने तो वो कहेंगे जलसा बिल्कुल खाली था, एक कुर्सी भी जो है वो फिल नहीं हुई। हालांकि जो सच है उसके ऊपर उस तरीके से बात होनी चाहिए कि फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व है, मौसम का फैक्टर है, और मौसम का भी मैंने आपको बताया कि आसमानी बिजली गिर के जो है लोग जहाँ बाग हो गए हैं, इतना ख़राब मौसम है, उसके बाद आप दफ़ा 144 भी लगा देते हैं ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, चेरी ऑन द टॉप, कि लोग आए ही ना, तो ये इतना 3-4 हज़ार बंदा भी मेरा ख्याल है बहुत है इस माहौल में भी। बहरहाल जो कि एक बच्ची के साथ बुरा सलूक करने की वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अगेंस्ट मामला चल रहे हैं, तो एएसएफ हुकाम की तरफ से ये बयान जारी किया गया था। ये तो 1 साल पुरानी वीडियो है और इसके ऊपर एक्शन ले लिया गया है, और ये इनफरादी इस ऑफिसर की एक्शन है, ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन अभी जो है ये चीज़ क्लियर हुई है कि ये एक्चुअल में 10 मार्च 2024 को दोपहर 12:30 बजे की जो है एक्चुअल में वाक़या हुआ है, जब ये बच्ची अपने फादर को पिक करने के लिए, उनसे मिलने के लिए गई थी, और ये एयरपोर्ट का जो ये ऑफिसर है उसने बालों से खींच कर उस बच्ची को पीछे फेंक दिया था। अभी एक चार्जशीट के मुताबिक सब इंस्पेक्टर शोबान पर पाक आर्मी एक्ट और एएसएफ एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। चार्जशीट के मुताबिक सब इंस्पेक्टर शोबान पर आर्मी एक्ट की दफ़ा 55 के तहत फोर्स डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। ये इस तरीके से उन साहब के साथ अब मामला जाएंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सोशल मीडिया को बहुत बुरा भला कहा जाता है हर वक्त के सिर्फ बुराइयां हैं और इसको बैन करो, इसको बंद करो, और काजी फायजा की तरफ से भी ऑन दी होल सबको टारगेट कर दिया जाता है। ट्विटर को जिस तरह यहाँ पर बैन करके रखा हुआ है, लेकिन अभी ये सोशल मीडिया का ही काम है कि एक चीज़ को वायरल करके अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप खुद इमेजिन करें कि जिस भी फैमिली का ये बच्चा है जो अपने फादर से मिलने गया है एयरपोर्ट के ऊपर, तो जी कोई जो है वो बड़ा छोटा नहीं है, कोई वहाँ पे रैंक्स नहीं है, हर एक बंदे ने एक ही जो है वो डिपार्चर से और एंट्रेंस से जो है आना है। तो वहाँ पर इस फैमिली के साथ जो आपने हरकत की है, उस बच्ची के साथ क्या उसकी मेंटल स्टेट होगी, उस फैमिली को क्या फील हुआ होगा कि किस मुल्क के अंदर जहाँ पे कोई लॉ ऑर्डर नहीं है और आप इंडिविजुअली उसका आप शिकार होते हैं, क्या आपकी फीलिंग होगी। तो अगर आपके अपने मुल्क के अंदर ही इतनी अच्छी इकॉनमी होती तो वो उस बंदे को जो उसके फादर है बाहर जाना ही ना पड़ता, जिस भी वो मुल्क से किसी प्रोबेबली अरब मुल्क से जो है वो वापस आ रहे थे। तो बहरहाल इम्पॉर्टेंट अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ईरान की ही है कि उसकी अटैक किया गया है इसराइल के ऊपर उनकी तरफ से, और ये मामला किस तरीके से अनफोल्ड होते हैं नोबडी नोज़, इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। ये अभी मैंने पहले जिस तरह बोला है कि ये एक वॉर होती है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप कोई प्लान अगर आपने किया भी हो कि थोड़ा बहुत मैं रिटेलिएट कर देता हूँ, जिस तरह ईरान ने यूएसए को कहा है कि मैं यूएसए की तरफ उनका पैगाम पहुंचाया गया है कि ये सिर्फ एक रिटेलिएशन है, ये एक एस्केलेशन ऑफ वॉर नहीं है, इसको यहीं पर रोक दिया जाए, इसराइल हमारे ऊपर रिएक्ट मत करे। तो वो चीज़ अगर इसराइल इसके साथ होल्ड कर पाता है तो लेट्स सी, लेकिन अगर कोई मुल्क इस तरह का माइंडसेट या इस तरह का सेंटिमेंट रखता है कि हाउ डेयर यू कि आपने ये हरकत की है, और वो भी आगे से अटैक कर देता है, तो वॉर शुरू हो गई, या फिर किसी ने किसी की भी नहीं सुननी। ठीक है, तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वॉर किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये सिर्फ एनालिसिस होते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस गज़ा की वॉर के ऊपर, लेकिन होप है कि इसराइल गज़ा वॉर रुक जाए, वो ख़त्म हो, ये सारा मामला जो है आप सेटल डाउन हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।